चलिए गाइस, आप देख रहे हैं लाइफ सेवर ट्यूटोरियोलॉजी और आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। मिरर इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है। एक तो आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, पोल क्या है, हाइट ऑफ इमेज किसे कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, आपको ज्योमेट्री की एक थ्योरम के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोल्ड करके। ठीक है। ज्योमेट्री की ये थ्योरम क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑफ द ज्योमेट्री, रेशियो ऑफ सेम साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम साइज़, मैंने ये लिखा है सेम टाइप। साइज़ का फ़र्क हो सकता है। अगर सेम टाइप की ट्राइंगल है तो उसके जो सेम साइड्स का रेशो है वो बराबर होगा। ठीक है। दो ट्राइंगल के जो, अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो उन दोनों के जो सेम साइड्स का अगर हम रेशो लें तो वो बराबर आता है। ठीक है जी। ये एक थ्योरम है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है आपका ये रे डायग्राम। ये रे डायग्राम वीडियो में बनानी चाहिए थी, पर वीडियो में आपको पता है डायग्राम अच्छी नहीं बनती ऑन कैमरा, तो मैंने इसे पहले बनाया। ठीक है जी। तो ये है आपके पास ये लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन, और ये है पोल। ये कैपिटल पी पोल के लिए है, आगे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, कैपिटल पी का मतलब होता है पावर या फिर पोल, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होना। और दूसरी बात, लेंस फार्मूला और मिरर इक्वेशन एक ही होती है। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो ये पॉइंट है, इसका नाम मैंने रखा है एफ। ये पॉइंट है, इसका नाम रखा है सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब ये मिरर, ये स्फेरिकल मिरर जिस कर्व सरफेस का पार्ट है ना, कोई कर्व सरफेस होती है, कोई स्फेरिकल कर्व सरफेस होती है, उसका हम एक पार्ट लेते हैं जिसे हम सिल्वरिंग कर देते हैं, जिसकी हम सिल्वरिंग कर देते हैं तो उसके बाद वो मिरर बन जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम इसे पूरा वो करें तो ये पूरा एक स्फीयर बनेगा। ठीक है। तो स्फीयर का जो वो पार्ट है, इसी वजह से इसका नाम होता है स्फेरिकल मिरर। स्फीयर का जो पार्ट है जो कि मिरर की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है ना स्फेरिकल, इस पूरे स्फीयर का, जिसका जिसका जिसमें से हमने मिरर निकाला है, ठीक है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है। जो मिरर का सेंटर होता है वो पोल कहलाता है। ठीक है। और जो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला होता है उसे फोकल पॉइंट कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, सॉरी, फोकल लेंथ कहते हैं। प्रिंसिपल से पोल से जो फोकल पॉइंट तक का फासला होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। और ये फोकल पॉइंट क्या होता है? जहाँ से लाइट जो है वो बेंड होती हैं, जहाँ से लाइट सारी आके कन्वर्ज होती हैं। अगर हम कन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो सारी लाइट की रे यहाँ आके कन्वर्ज होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब हमने यहाँ पर ये जो ये जो एरो बनाया है, एरो से हम इमेज ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करते हैं, एरो से हम इमेज को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। तो एरो है, उसे उसके भी दो पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं, ए और बी। ठीक है। एरो हेड का नाम ए है, ए बी जो है एरो टेल का नाम है। ठीक है। यानी ए से बी तक की जो लेंथ है ये है इमेज की टोटल हाइट। इसे हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा, ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसके दो पॉइंट्स के नाम हमने रख दिए ए बी। ठीक है जी। इससे लाइट की रे निकल रही है, एक तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, ठीक है, और दूसरी पोल से टकरा रही है, ये हमें दिखता है। ठीक है। और ये आपने जो रेज़, इम्पॉर्टेंट जो रेज़ होती हैं वहाँ उसके कॉन्सेप्ट में आपने ये पढ़ा होगा कि लाइट चार इम्पॉर्टेंट रेज़ होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। उसमें से एक आपको पता है, जो फोकल लेंथ से गुजरती है वो मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल होकर गुजर जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन बीच में है इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट की रे फोकल पॉइंट से गुजरती है वो पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए, और वो लाइट की रे जो पोल से टकराती है वो उसी एंगल से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो पोल से टकराएगी वो उसी एंगल से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे दो लाइट की रे ली, एक ये ली, ये लाइट की रे टकराती है पोल से और ये इस तरह चली जाती है। दूसरी लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से टकरा कर पैरेलल हो जाती है। और आपको ये भी पता है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें, दोनों लाइट की रे कोइंसाइड करेंगी, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, उस पॉइंट पे इमेज बनता है। तो इमेज जो बनी है इसका नाम हमने रखा ए बार बी बार।
इमेज को देखें, रियल बनी है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ आ गई। और इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो एफ से पी तक का फासला, यानी फोकल पॉइंट से लेकर पोल तक का फासला जो होता है वो होता है फोकल लेंथ। और जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का फासला होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो इमेज है, ये रही इमेज इन्वर्टेड जो है, ए बार बी बार वाली इमेज जो है, इमेज से लेकर पोल तक का फासला होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आ गई। आइए अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल्स को। क्या आपको इस इमेज में कोई, इस डायग्राम में, रे डायग्राम में कोई ट्राइंगल दिख रहा है? मैं अपनी बात काट रहा हूँ जब तक आप सोचें। बेटा ये रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मिरर वाले यानी ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में जहाँ जहाँ पर रे डायग्राम्स आपकी बुक में बनाए गए हैं, वहाँ वहाँ रे डायग्राम बनाना पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पर दिख रही हैं चार चार ट्राइंगल। आए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को दिखाते हैं आपको, अगर आपको नहीं दिख रही, फिर उसके बाद दूसरी ट्राइंगल का जिक्र करेंगे, ठीक है जी। तो पहली ट्राइंगल जो मुझे दिख रही है वो है ये, जिसे जिससे मैं लाइनें बना रहा हूँ, ये देखें, अब आपको दिख रही होगी, विजिबल हो रही होगी। एक ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल का नाम होगा ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है। इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा? ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है। और एक ट्राइंगल मुझे ये दिख रही है, सही है, एक ट्राइंगल मुझे ये दिख रही है। तो इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा? ए बार बी बार पी, ठीक है। ट्राइंगल ए बार बी बार पी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स दिख गई। अब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, और अपने ध्यानों में ये बात आपने बैठा ली ना कि रेशियो ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल। ये बात आपने बैठा ली, तो इसी थ्योरम को हम आगे यूज़ करेंगे। हमने इस चीज़ को यूज़ किया, रेशियो ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होते हैं, तो हमने रेशियो ले लिया ए बार बी बार का, ठीक है। ए बार बी बार अपॉन, सॉरी, ए बी अपॉन ए बार बी बार। ये देखें, ए बी ए बार बी बार सेम साइड है ना, ठीक है, सेम साइड्स है, आपको शायद समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये, इस ट्राइंगल के ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो सेम साइड है, सेम साइड का हमने रेशो लिया, ठीक है। फिर बी पी अपॉन बी बार पी बार। बी पी क्या है? बी से पी तक की लाइन, बी से पी तक की लाइन क्या है? बेस है, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। और डिवाइड किससे किया? रेशो कैसे लिया हमने? बी बार पी से। बी बार पी क्या है? ये देखें, इस ट्राइंगल के लिए जो बेस है वो है बी बार से लेकर पी तक, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द सेम साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल, तो इस वजह से हमने क्या लिखा? रेशियो ऑफ सेम साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल, बराबर होंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इमेज पे गौर करें, इस रे डायग्राम पे गौर करें हम, तो हमें बी पी तक की लाइन क्या बता रही है? ज़रा गौर करें। बी से पी तक की लाइन, अगर हम नीचे आ जाएं, ये बी से नीचे आते हैं, तो ये देखें, बी से कैपिटल पी तक की लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसे हम स्मॉल पी से लिखते हैं, ठीक है। और बी बार पी क्या है? बी बार से पी तक, ये अगर हम इससे नीचे आ जाएं, तो ये तो क्यू है, यानी इमेज डिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल क्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो बी बार बी पी किसके बराबर आया हमारे पास? पी के बराबर आया, ठीक है। बी पी किसके बराबर आया? स्मॉल पी के बराबर आया, ठीक है, स्मॉल पी के बराबर आया। और बी बार पी किसके बराबर आया? स्मॉल क्यू के बराबर आया, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं हम, बी पी किसके बराबर है? देखें, बी से पी तक का जो फासला है, बी से पी तक का जो फासला है वो है पी, ठीक है। और बी बार से पी तक का फासला वो है क्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी अपॉन क्यू लिख दिया, ठीक है, पी अपॉन क्यू लिख दिया। ये देखें, बी बार से पी तक का फासला क्यू था, तो पी अपॉन क्यू हमने लिख दिया, और इसे हमने बना दिया इक्वेशन 1। अब हम कंसिडर करेंगे सेकंड, दो ट्राइंगल्स और भी हैं इस डायग्राम में, छुपी हुई ट्राइंगल्स और हैं दो, उसे हम कंसिडर करेंगे। तो दो ट्राइंगल मुझे तो दिख रही है, क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही तो ये दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखें, ये दो ट्राइंगल्स हैं जो कि मुझे दिख रही हैं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं जो कि मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, इस डायग्राम को हम कंसिडर करेंगे। तो आइए देखते हैं। कंसिडर कर रहे हैं हम दूसरी ट्राइंगल को, जिसमें हमें रेशियो ऑफ सेम साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल, वही थ्योरम लगाया। हमने लिखा ए से बी तक की लाइन डिवाइड करेंगे अगर हम उसको डी से पी तक की लाइन से, तो वो बराबर आएगी बी एफ अपॉन पी एफ। ज़रा देखें यहाँ पे, आपको समझ आएगी बात। ठीक है, ये देखें, इस तरह मैंने अपने कैमरे को सेट किया है ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, ए से बी, ये है ए, ये है बी। ए से बी, इसे मैंने डिवाइड करा है डी से, डी पी से, ये है डी और पी। तो देखिए भाई, सेम साइड है, सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिमिलर हो गए। तो ए से बी तक की लाइन और डी से पी तक की लाइन को मैंने डिवाइड करा दिया, रेशो ले लिया। इसका रेशो इस यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की लाइन के रेशो के बराबर होगा। ठीक है जी, तो बी से एफ, बी से एफ, ठीक है, ये बी है, ये एफ है। बी से एफ तक की लाइन ये रही, बी से एफ तक की लाइन। ठीक है, बी से एफ तक की लाइन डिवाइडेड बाय पी एफ। पी एफ क्या है? पी से एफ तक की लाइन। ठीक है, दोनों बेस हैं, ये भी बेस है और ये भी बेस है। इस ट्राइंगल के लिए ये बेस है और इस ट्राइंगल के लिए ये बेस है। ठीक है, तो बी एफ अपॉन पी एफ लिख दिया। ठीक है, अभी डायग्राम से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि बी एफ किसके बराबर है। ज़रा गौर से तो देखें, बी एफ किसके बराबर है। अगर हम बी एफ पे गौर करें तो देखें, बी से एफ तक का फासला क्या है। सबसे पहले तो ये देखें, पी से एफ तक का फासला, ये आपने पहले ही देख लिया है। पी से एफ तक का फासला होता है स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ठीक है, और पी से बी तक का फासला होता है स्मॉल पी। पी से बी तक का फासला होता है स्मॉल पी, जो कि होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पूरा है पी और ये थोड़ा सा है एफ। ठीक है, तो अगर पी में से मैं एफ निकाल दूं, अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन में से मैं ये इतनी लाइन निकाल दूं, तो मेरे पास इतनी लाइन बचेगी। तो मुझे इतनी लाइन तो चाहिए। बी से एफ तक क्या है, बी से एफ तक अगर हम इसे ड्रॉ करें नीचे, तो ज़रा देखें, बी से एफ तक की लाइन क्या है, पी माइनस एफ। ठीक है, पी में से अगर आप एफ निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक की लाइन बचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा पी है और यहाँ से यहाँ तक एफ है। तो पी में से आपने एफ निकाल दिया तो क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो बी से एफ तक की लाइन को ही पी एफ हमने बोला हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बी एफ की जगह हमने पी माइनस एफ रख दिया। ठीक है, पी माइनस एफ रख दिया। और पी एफ को अगर हम देखें डायग्राम में, तो पी एफ क्या है। ठीक है, पी से एफ तक की लाइन, पी से एफ तक की लाइन तो फोकल लेंथ है, ये रही। ठीक है, तो हमने पी एफ की जगह एफ रख दिया, पी एफ की जगह एफ रख दिया, पी एफ की जगह एफ और पी एफ की जगह एफ रख दिया और बी एफ की जगह पी माइनस एफ रख दिया। और इसके साथ हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ज़रा एक चीज़ आपको दिख रही है कि इक्वेशन 1 में लेफ़्ट साइड को ज़रा गौर से देखें। इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड ए बी अपॉन ए बार बी बार, और इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड ए बी अपॉन ए बार बी बार। तो दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना भाई, दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है। मैं अगर कहूँ ए अगर डी के बराबर है, ठीक है, और अगर कहूँ सी, मैं फिर कहूँ कि ए सी के बराबर है, पहले कहता हूँ ए डी के बराबर है, फिर कहता हूँ कि ए सी के बराबर है, तो क्या सी डी के बराबर नहीं हुआ? हुआ ना? नहीं आई आपको बात समझ? तो आइए यहाँ समझते हैं। देखें, अगर मैं कहता हूँ रफ में लिखते हैं। अगर मैं कहता हूँ ए डी के बराबर है, फिर मैं कहता हूँ ए सी के बराबर है, ठीक है, तो क्या मैं ए की जगह डी लिख दूँ? ए की जगह क्या मैं डी लिख दूँ? लिख सकता हूँ। ठीक है, सही है, इस ए की जगह मैं ये डी लिख सकता हूँ। समझ गए? अब अगर ए डी के बराबर है और ए सी के बराबर भी है, तो इस ए की जगह मैं डी लिख दूँ ना, कोई मसला तो नहीं है। यही बात कर रहे हैं अभी हम।
ठीक है, सही है। तो ए बार बी बार हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन ए बार बी बार इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना। ए बी अपॉन ए बार बी बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस एफ अपॉन एफ लिख सकता हूँ। अब समझ आई बात। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू कैसे आया, आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, लेफ्ट साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, पी अपॉन कंपेयर कर लेंगे, पी अपॉन क्यू पी माइनस एफ अपॉन एफ। समझ आ गई बात। ठीक है, यही वाली कहानी है, यही वाली कहानी है बच्चे, यही वाली कहानी है। ए जब डी के बराबर है और ए जब सी के बराबर है तो इस ए की जगह मैं डी लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं ना, तो वही किया है मैंने। ठीक है, ए बी अपॉन ए बार बी बार पी अपॉन क्यू के बराबर है, ए बी अपॉन ए बार बी बार पी माइनस एफ अपॉन एफ के बराबर है। तो मैंने क्या किया, इस वाले की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ए बार बी बार की वैल्यू पुट कर दी, पी अपॉन क्यू जो के है, तो पी अपॉन क्यू मैंने लिख दिया, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू पी माइनस एफ अपॉन एफ हो गया। अब क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। पी ऊपर है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास पी ऊपर था। ठीक है, पी ऊपर मल्टीप्लाई में ऊपर था, उसको हम नीचे भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा ना, इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ गया तो पी माइनस एफ अपॉन एफ था, जब हमने पी को यहाँ भेजा तो ये डिवाइड में आ गया, पी माइनस एफ अपॉन पी एफ हो गया। ठीक है जी, अब आगे क्या हो रहा है ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको आपका बचपन याद दिलाना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लिया करते थे तो कैसे करते थे, जैसे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, इसका एलसीएम लेना है तो क्या करते थे, ए बी लिखते थे ना, ये दोनों आप लिख देते थे। ठीक है, लिखने के बाद क्या करते थे, इससे इसको डिवाइड कराते थे, तो जब ए बी ए से डिवाइड होगा तो ए से कट जाएगा, बी बचेगा, और जो बचता था उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराते थे, तो आपके पास जवाब यहाँ पर आएगा बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी को जब बी से डिवाइड कराएंगे तो बी कट जाएगा, ए बच जाएगा, ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए आंसर आएगा, बी माइनस ए अपॉन ए बी, ऐसा बनता था। ठीक है, और आप थोड़ी बहुत मैथ्स जानते हैं, अगर आप इसको देखें गौर से तो बीच में माइनस का निशान है, ये दो अलग ऑपरेशंस हैं, ये एक अलग ऑपरेशन, ये एक अलग ऑपरेशन, ये दो टर्म हैं। ठीक है, ये दो टर्म है, माइनस की वजह से क्या हो गया, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ठीक है जी, इसी वजह से ये जो ए बी है, ए बी ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, माइनस की वजह से। ठीक है, अब समझ आ जाएगा आपको। अगर ये चीज़ हमारे पास इस तरह है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गया था, और यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, अब एलसीएम यहाँ से लिया करते थे, आंसर निकालते थे हम, क्या हमारे पास आंसर है, हम एलसीएम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एलसीएम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस एफ अपॉन पी एफ, पी कैसे आया था, हमने डिवाइड में भेजा, इक्वल टू के दूसरे साइड। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, माइनस की वजह से ये इन दोनों से डिवाइड हो गया। ठीक है जी, दो टर्म हो गए माइनस की वजह से, तो p के नीचे पी एफ आ गया, माइनस का निशान वैसे ही, और f के नीचे भी पी एफ आ गया। ठीक है, अब p से p कैंसिल हो गया, माइनस वैसे ही, f से f कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया p। हमारे पास क्या इक्वेशन आई, 1 अपॉन क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन पी। अब ये देखें, ये माइनस का 1 अपॉन पी अगर मैं इक्वल टू के दूसरे साइड भेजूँ तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखें 1 अपॉन क्यू वैसे ही पहले से प्लस में मौजूद है हमारे पास, हमने ये माइनस वाला इधर भेजा तो ये प्लस में हो गया, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। और जो चीज़ चाहिए होती है हमें वो कहाँ रखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये आ गया 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। ये हमारा लेंस इक्वेशन भी यही होता है और मिरर इक्वेशन भी यही होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।